साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद शिवा सर। साथियों आज का यह वीडियो 69,000 शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर है, जिसमें हम मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा विद प्रूफ के साथ में करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वह मुख्य बिंदु जिन पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है। तो पहला जो बिंदु दिया है, कितने प्रश्न पूर्णतः विवादित हैं विद प्रूफ के साथ में। दूसरा जो बिंदु दिया गया है, कितने नंबर से कम वाले कैंडिडेट डेंजर जोन में हैं। तीसरा बिंदु है, कितने नंबर तक कम वाले कैंडिडेट सेफ जोन में हैं। चौथा बिंदु है, नंबर कॉमन मिलेगा अथवा 2 विकल्प सही होगा। और पांचवा बिंदु आखिरी बिंदु है, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन पर 100% नंबर बढ़ने के चांसेज हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोग एक एक करके सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाएं देख लेते हैं पहला प्रश्न, जो कि सबसे ज़्यादा विवाद में है। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। इस प्रश्न में पीएनपी ने जो आंसर माना है वह है परिवार का उपभोग व्यय, यानी ऑप्शन नंबर 1। जबकि दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस प्रश्न के तीनों विकल्प ही सही हैं, क्योंकि भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए कई समितियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी का कुछ मानना था तो किसी का कुछ। यह आप लोग भी कई बुक्स में देख चुके होंगे। किसी बुक में परिवार का उपभोग व्यय दिया है, तो किसी में प्रति व्यक्ति आय दिया है, तो किसी में प्रति व्यक्ति व्यय दिया है। इस प्रकार दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही विवाद की स्थिति में है और इस प्रश्न पर 100% कॉमन नंबर मिलने के पूरे चांसेज हैं। चलिए अब इस प्रश्न के ऑथेंटिक प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यह बुक है दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय सहायक सामग्री कक्षा 9 की ये किताब है। इसमें देखिए प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी दिया गया है और कैलोरी अवस्था के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों आप लोग वीडियो रोककर आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके प्रूफ हैं, जैसे यदि आप गूगल पर भी इसको सर्च करेंगे तो भी यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों अब अगला विवादित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 133 में दिया गया है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न में पीएनपी ने जो सही उत्तर माना है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी मत्स्येंद्र नाथ को सही माना है। जबकि टीजीटी हिंदी में इसी प्रश्न का सही उत्तर गोरखनाथ को माना गया है। दोस्तों इस प्रश्न का अगला साक्ष्य महान व्यक्तित्व कक्षा 6 की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें यह साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ दोनों हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें हमें इस प्रश्न के सॉलिड प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न के 2 विकल्प सही हैं, अतः इस प्रश्न पर भी कॉमन नंबर ही अवश्य मिलेगा, निश्चिंत रहिए। चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यह प्रश्न नंबर 87 जो कि एक परिभाषा वाला प्रश्न है। यह प्रश्न भी बहुत ही विवाद की श्रेणी में है। पीएनपी ने इसमें जो आंसर माना है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी वेलफेयर ग्राही द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न में ग्राहम वेलफेयर ने जो परिभाषा दी है उसका आधा भाग ही प्रश्न में लिखा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी लेखक द्वारा दी गई परिभाषा को ज्यों का त्यों रखा जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह परिभाषा ना ही ग्राहम वेलफेयर से मैच करती है और ना ही दिए गए ऑप्शंस में से किसी से मैच करती है। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न पर तो कॉमन नंबर 101% मिलना निश्चित है। इसके बहुत सारे ऑथेंटिक प्रूफ भी हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला विवादित प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है पढ़ने और लिखने की अक्षमता, यानी प्रश्न नंबर 81 में दिया गया है पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। तो इसमें पीएनपी ने जो उत्तर माना है वह डिसलेक्सिया को माना है, जो कि पूर्णतया विवादित है, क्योंकि पीएनपी ने टीटी 2018 में डिसलेक्सिया को केवल पठन विकार माना था और उस प्रश्न के विकल्प में लेखन विकार भी दिया था, या फिर उसे भी मानना चाहिए था। दोस्तों यह प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सीटेट हो या टीटी हो, सब में डिसलेक्सिया को पढ़ने संबंधी विकार माना गया है, जबकि यह सुपर टेट की परीक्षा में पढ़ने और लिखने संबंधी अक्षमता को माना गया है, जो कि दोस्तों यह प्रश्न एक विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। दोस्तों यदि टीटी 2018 में उस प्रश्न में यदि एक ऑप्शन यह भी बढ़ा दिया होता कि उपरोक्त दोनों, तो आज ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर डिस्प्रेक्सिया होना चाहिए था।
तो दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा विवादित है और इस पर भी पीएनपी को कॉमन नंबर देना चाहिए। दोस्तों आप लोग इसके प्रूफ देख सकते हैं। ये जूनियर लेवल टीईटी 2018 का पेपर है। इसमें देखिए दिया है प्रश्न नंबर 27 डिसलेक्सिया के बारे में। दोस्तों इस प्रश्न में पीएनपी ने डिसलेक्सिया को केवल पठन विकार ही माना था, जबकि इस प्रश्न में लेखन विकार भी दिया हुआ है। इसके और भी बहुत सारे प्रूफ हैं। सीटेट का पेपर ले लीजिए, इसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसमें जो पीएनपी ने सही उत्तर माना है वो डॉक्टर सच्चिदानंद को माना है। दोस्तों यह प्रश्न भी विवाद की स्थिति में है, क्योंकि इस प्रश्न में प्रश्न पूछने का तरीका जो था वो ठीक नहीं था। यदि प्रश्न में स्थायी या अस्थायी लगा देते तो प्रश्न में कोई डाउट नहीं था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद किसी एक को ऑप्शन में रख लेते तो भी इतनी भ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होती। यह प्रश्न जिन लोगों को आता भी था उन्होंने भी स्थायी या अस्थायी ना लगे होने के कारण गलत कर दिया। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न के दोनों विकल्प यानी पहला विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न पर कॉमन नंबर अवश्य मिलेगा। दोस्तों इसके बहुत सारे प्रूफ भिन्न भिन्न किताबों में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही माना गया है। इस प्रकार दोस्तों यही वह 5 क्वेश्चन हैं जो कि सबसे ज़्यादा विवाद की स्थिति में हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कितने नंबर से कम वाले कैंडिडेट डेंजर जोन में हैं। देखिए दोस्तों जिन कैंडिडेट को 3 नंबर से अधिक नंबर की आवश्यकता है वह खुद को डेंजर जोन में समझ सकते हैं। बाकी आगे यदि आप इसे कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो उसका कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल दोस्तों जिनके भी 4 नंबर कम हैं वह सभी डेंजर जोन में ही आएंगे। चलिए दोस्तों अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, कितने नंबर तक कम वाले कैंडिडेट सेफ जोन में हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुमान है और हमने सॉलिड प्रूफ भी देखे हैं, उसके आधार पर जिन कैंडिडेट को 3 नंबर कम हैं वह अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। दोस्तों अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, नंबर कॉमन मिलेगा अथवा 2 विकल्प सही होगा। दोस्तों इस बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, पर एक बात ज़रूर बोलूँगा, पीएनपी जो भी नंबर देगी वो कॉमन ही देगी, क्योंकि दोस्तों यह भर्ती 2018 टीटी के बाद की है और आप लोगों ने देखा होगा टीटी 2018 में कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से अपने आर्डर में बोला था कि जब आप किसी प्रश्न के 2 गोलों को भरने में आप प्रश्न को ही गलत मान लेते हैं तो फिर 2 विकल्प कैसे सही हो सकते हैं। दोस्तों यह भर्ती भी टीटी 2018 के बाद ही आई थी और जब उसमें 2 विकल्प की जगह कॉमन मिला था तो सुपर टेट में भी कॉमन ही मिलेगा। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पीएनपी भी अब भर्ती को फंसाना नहीं चाहेगी। दोस्तों अब लास्ट पॉइंट है, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन पर 100% नंबर बढ़ने के चांस हैं। दोस्तों इस पॉइंट के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि कम से कम 3 नंबर इन 5 प्रश्नों में तो 100% ही बढ़ेंगे, 4 भी हो सकते हैं। दोस्तों बाकी के प्रश्नों पर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, और जो लोग यह बोल रहे हैं कि 1 नंबर मुश्किल से बढ़ेगा अथवा 1 भी नहीं बढ़ेगा तो उनके लिए यह हमारे ऑथेंटिक प्रूफ ही जवाब देंगे। इसके सिवा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। फिलहाल दोस्तों आप लोग 3 से 4 नंबर तक उम्मीद बनाकर रखिए, जिसके हम लोगों के पास ऑथेंटिक प्रूफ भी अवेलेबल हैं। आप लोग किसी की बातों में आकर भ्रमित ना हों। जो लोग बोलते हैं 1 नंबर भी नहीं बढ़ेगा, आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। बॉर्डर लाइन कैंडिडेट जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग जुड़ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। धन्यवाद। जय हिंद।